नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो भारतीय समाज को सीधे सीधे प्रभावित भी करती है, उससे जुड़ी हुई चर्चा है, हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आज की चर्चा हमारी महिला सुरक्षा के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान के अगर दौर को देखें, जिस तरह से महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है, वह वास्तव में सभ्य समाज के लिए एक कलंक के समान है। हमारा भारतीय समाज, जहां महिलाओं को पूजने का एक समाज माना जाता है, महिला को देवी शक्ति के रूप में हमेशा माना जाता है, उसी समाज में महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है, वह निश्चित रूप से यह सोचकर विवश करती है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है, उसको लेकर महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। ये पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज की हमने चर्चा आयोजित की है और इस चर्चा में हमारे साथ देश की बहुत ही प्रमुख महिलाएं हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं, जिनका लगातार विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव है और साथ ही सामाजिक सरोकारों को लेकर वह हमेशा चिंतित भी रहती हैं और उसके प्रति अपना कार्य भी करती हैं। तो जो ऐसी जो सुविख्यात महिलाएं हैं, आज हमारी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। तो संवाद इंडिया के सभी दर्शकों से मैं उन महिलाओं का परिचय कराता हूं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में रहकर बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है और लगातार सामाजिक सरोकारों के मुद्दों भी वह लगातार चिंतित रहती हैं, उठाती रहती हैं, उनके लिए काम करती रहती हैं। आज हमारे साथ हिमाचल से नीलम सूद जी जुड़ी हुई हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वह लगातार एक तो पत्रकारिता के क्षेत्र में और साथ में एक इकोनॉमिस्ट के रूप में भी उनकी ख्याति है, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही मनविंदर भिम्बर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चर्चा में। वह भी बहुत बड़ी पत्रकार हैं और अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और पत्रकारिता के क्षेत्र में होने के नाते वह लगातार महिलाओं से जुड़े मुद्दे, सामाजिक मुद्दे लगातार उठाती रही हैं। मैं उनका संवाद इंडिया मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही अनिता राणा जी, यह भी देश का ऐसा जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने अपने दम पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना एक अलग मुकाम बनाया है, अपनी एक अलग इन्होंने इमेज क्रिएट की है। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संवाद इंडिया मंच पर। और इस चर्चा की शुरुआत से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और समर्थन से संवाद इंडिया मंच लगातार आगे बढ़ रहा है और उनके ही आशीर्वाद से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छी अच्छी चर्चाएं, सामाजिकता से जुड़ी हुई चर्चाएं आपके सामने लेकर आते रहते हैं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं नीलम जी के पास आता हूँ। नीलम जी, जैसे कि आज आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं के प्रति हिंसा का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई भी शायद दिन ऐसा नहीं जाता है जब अखबार के कोई पन्ना महिला हिंसा से भरा हुआ ना हो। लगातार महिलाओं के प्रति यौन हिंसा जिस तरह से बढ़ रही है, यह भारतीय समाज के लिए चिंता करने की बात है। यह लेकिन इसके पीछे आप क्या कारण समझती हैं? क्या एक ऐसी सोच क्या डेवलप हो गई है समाज के अंदर कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है? देश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर यह विषय बड़ा ज्वलंत ना हो। तो आपका क्या नजरिया है इसके प्रति, नीलम जी? देखिए, एक तो सामाजिक सोच, राजनीतिक सोच, इसके बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो समाज में जागरूकता नहीं है। बराबरी, महिलाओं को आज भी बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। हालांकि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। बताइए कौन सा ऐसा फील्ड है जहां महिलाएं पुरुषों से आगे नहीं है। लेकिन आज भी महिलाओं को केवल घर तक सीमित रखने की एक सोच कि घर का जो काम है वो महिलाएं ही करेंगी, पुरुष तो जो बाहर का कार्य करेंगे और महिलाएं केवल घर का कार्य करेंगी। अगर बराबरी का दर्जा है तो महिलाओं को भी बाहर अगर काम कर रही हैं तो पुरुषों को भी घर में काम करना चाहिए। अगर वो घर में खाना अच्छा नहीं बनाती हैं तो मारपीट होती है। अगर वो घर को संभाल के नहीं रखती हैं या बच्चों को नहीं पढ़ाती है तो मारपीट होती है, घरेलू हिंसा होती है। पुरुषों की ऐसी सोच, पुरुषों की, केवल पुरुषों की नहीं, पुरुषों के परिवार की ऐसी सोच जो महिलाओं के प्रति हिंसा, मतलब बराबरी का जो कहने की बात है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। राजनीति में आरक्षण तो महिलाओं को दे दिया गया, परंतु बराबर आरक्षण से बताइए क्या फायदा हुआ? महिलाओं पर हिंसा बढ़ती गई। जितना समाज में एजुकेशन बढ़ रही है, हिंसा भी उसी गति से बढ़ रही है। मतलब पुरुषों की एक जो सोच है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देना है, हम सुपीरियर हैं, तो वो घर से, उनकी पालन पोषण से ही शुरू होता है। जब बच्चा घर में पैदा होता है तो बेटी और बेटे में अंतर किया जाता है। तो बेटी की शिक्षा में
बेटे के पालन पोषण में, रहन सहन में, हर चीज में अंतर किया जाता है। बेटा अगर बाहर खेल रहा है तो माँ बाप कुछ नहीं कहते, बेटी जरा सा बाहर जाती है तो उसे मारा जाता है या उसे डांटा जाता है। तो इस प्रकार की जो एक मतलब बराबरी जो नहीं होती है बचपन से ही, वो ही सोच पनपती है और पुरुषों में बड़े होकर वो सोच घर कर जाती है कि हम तो, कि महिलाओं का काम केवल घर संभालना है। और यही मेन कारण हिंसा का है। दूसरा है कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा है वो केवल पुरुष ही नहीं करते। घर में जो घरेलू हिंसा है उसमें महिलाओं का भी रोल अहम रहता है। जैसे सास है, ननद है, देवरानी है, जेठानी है, तो उनकी तरफ से भी जितने भी मामले दर्ज किए जाते हैं तो कहीं कहीं वो भी कसूरवार होती हैं। तो ये सोच तो दोनों तरफ है, महिलाओं में भी है और पुरुषों में भी है। जब तक महिलाएं खुद अपनी सोच नहीं बदलेंगी तब तक पुरुष अपनी सोच नहीं बदल सकते। मेरा तो यही है। दूसरा है राजनीतिक कारण। राजनीति में भी महिलाओं को अभी भी वो मुकाम हासिल नहीं है जो होना चाहिए था। राजनीति में भी देखिए, आप राज्यसभा की बात लीजिए तो राज्यसभा में आप महिलाओं को बड़ा कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। या फिर देखिए, आज महिलाएं कहीं किसी कंपनी की सीईओ है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। जबकि फिल्म इंडस्ट्री से अभिनेत्रियों को लाकर सीट दे दी जाती है। महिलाओं का प्रतिशत अगर उच्च स्तर पर पहुंची महिलाएं अपने मुकाम हासिल कर चुकी महिलाएं करेंगी तो वो उन्हीं से वो शिक्षा लेंगे बच्चे, और उन्हीं से शिक्षा लेंगी बच्चियां, जो कि हमें भी इस मुकाम पर पहुंचना है, हमें भी इतनी दूर जाना है। तो ये राजनीतिक कारण भी हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीतिक कारण भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से आपने राजनीति का जो परिदृश्य खींचा कि जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उन्हें जल्दी मौके मिल जाते हैं, और जो लगातार अनेक वर्षों से समाज में राजनीति में काम कर रहे हैं उन्हें मौके उनकी तुलना में कम मिल पाते हैं। तो ये बड़ा विषय है, और इसी विषय को लेकर मैं मनविंदर जी के पास भी आता हूँ। मनविंदर जी, क्योंकि अनेक वर्षों से पत्रकारिता जगत में जुड़ी रही हैं और विभिन्न समाचार पत्र में उन्होंने लगातार कार्य किया है, सामाजिक मुद्दों को बड़ा करीब से उन्होंने देखा अपनी रिपोर्टिंग के दौरान। तो मनविंदर जी से नीलम जी की बात सुनी आपने कि जो परिवार की बताई उन्होंने, परिवार में कहीं ना कहीं हमारे एक ऐसी कमी रहती है जहाँ महिला के प्रति महिला का ही कहीं ना कहीं सुनते हैं कि एक रिश्ते में ऐसा मन मुटाव रहता है कि वो हिंसा महिला के प्रति शुरू हो जाती है। और आपने देखा कि आपने खुद भी रिपोर्टिंग की है अभी शारदा वाले मामले में भी, और चाहे अंकिता भंडारी का मामला उत्तराखंड का। तो विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न राज्यों में लगातार एक हिंसा का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपका क्या नजरिया, इसके पीछे क्या मानसिक सोच है? हिंसा के प्रति जो समाज है, ऐसे विकृत समाज मानसिकता वाले लोग लगातार समाज में अपनी जगह बना रहे हैं। मनविंदर जी। प्रशांत जी, आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट चुना अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पे। बस एक बात मैं अपनी पहले कह दूं कि हम हर दिन, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि महिलाओं के प्रति हिंसा ना हो। अब मैं आती हूँ मेन बात पे। दरअसल मुझे ये लगता है कि आज समाज में महिलाओं के जो अपराध उनके प्रति बढ़ रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है, उस पर चर्चा करनी वाकई में ही बहुत जरूरी है। और समाज में महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, दरअसल उनका कारण जानना चाहिए कि उनके पीछे रीजंस क्या है। हम उस समय ये चर्चा कर रहे हैं जिस समय श्रद्धा हत्याकांड इस समय हर ड्राइंग रूम में डिस्कस किया जा रहा है। हर वो माँ जिसकी बेटी बड़ी हो रही है या जॉब कर रही है, उसके दिमाग में वो डर है कि उसकी बेटी भी कहीं उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो अगर बाकी बड़े मामलों को छोड़ करके मैं इसी मामले को ही लूं, तो आप देखते हैं कि एक लड़की ऑब्वियसली पढ़ लिख करके बाहर जाएगी ही। अगर हमने उसको पढ़ाया है, बेटी को पढ़ाया है, तो बेटी आगे बढ़ेगी ना। अब बेटी आगे बढ़ करके अगर वो अपने डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रही, तो उसको अपने पेरेंट्स के डिसीजन पे भी ध्यान देना चाहिए। इन वन लाइन की, जब हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो हमको भी अपनी सिक्योरिटी, अपनी पुलिसिंग का ध्यान रखना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि कोई हमारा ध्यान रखे। ठीक है, जो व्यवस्था चल रही है
वो ठीक है, हमारे लिए पुलिस है, हमारे लिए सब कुछ है, हम यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। अनीता जी हैं, आए दिन इनके पास ऐसे केसेस आते रहते हैं, ये अच्छे से समझती हैं कि उन घटनाओं के पीछे रीजन क्या होते हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। उन वो कारण अगर समझ में आ जाए तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश में जहाँ नदियों के नाम महिलाओं पे हैं, जहाँ महिलाओं को धन, समृद्धि और शक्ति के रूप में माना जाता है, उस देश में इतने बड़ा ग्रैब बढ़ता जा रहा है, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनका ग्रैब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो वाकई में सोचने की बात है कि इसको हम किस तरीके से नीचे लाने की बात तो बहुत दूर की है, कैसे कम करें, कैसे मतलब हम अवेयर करें। और प्रशांत जी, आपकी बात मैं कह रही हूँ कि अनीता जी इसको ज्यादा अच्छे से बता सकेंगी, क्योंकि आए दिन इनके पास ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो इन्हें वजह भी मालूम है कि किस वजह से वो इस दलदल में लड़कियां फंस जाती हैं। अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि मैं जो है महिलाओं की थोड़ी सी खिलाफ होके बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग जब मैं प्रिंट मीडिया में थी तो मैं बहुत नजदीक से देखा था कि हम दोष दे देते हैं समाज को, पुलिस को, लड़कों को, लेकिन हम थोड़ा अपनी बेटियों को भी इतना मजबूत बनाए, इतना मतलब उन्हें सशक्त बनाए घर से बाहर कदम रखने से पहले। अनीता जी से मैं चाहूंगी कि वो बताएं। जी 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बच्चों को एजुकेट करने में बहुत आवश्यकता है। और अनीता जी के पास मैं आता हूँ इस प्रश्न को लेकर। अनीता जी, क्योंकि आपका बड़ा लंबा एक अनुभव है महिला से जुड़े मुद्दों पर अपना कार्य करने का, और अपनी एनजीओ के माध्यम से जहां पर्यावरण को के प्रति बच्चों को जागरूक कर रही है, नई पीढ़ी को जागरूक कर रही है। इसके साथ महिलाओं के प्रति जो अपराध है, जो छोटे बच्चों के प्रति अपराध है, उसको लेकर भी आपका बड़ा कार्य है, और आप प्रशासन द्वारा नामित कमेटियों में आप मेंबर के तौर पर आपने उन समस्याओं को बड़े नजदीक से देखा है। तो इसलिए पहले मैंने दो वक्ता को इसलिए आपसे पहले लिया, क्योंकि जो उनके द्वारा जो बातचीत निकल के आएगी उसके बारे में आप और अच्छी तरह से हमारे दर्शकों के सामने पूरा विस्तार से उन विषयों को रख सकती हैं। तो अनीता जी, आपका क्या आकलन है, आप क्या सोचते हैं, इसके पीछे क्या दृष्टिकोण है जो हिंसा को लगातार बढ़ा रहा है? मनविंदर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ मनविंदर जी। वैसे तो बहुत अच्छा आपने एक विषय चुना है। आज हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है कि हमें अपनी बेटियों को कैसे बचाना है। इसके साथ साथ जैसे मनविंदर जी ने कहा कि ये जो घटनाएं हैं, ये एक दिन में घटनाएं नहीं होती हैं। इसके पीछे लगातार कोई व्यक्ति आपके साथ बातचीत कर रहा है और आप इमोशनली उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ने आपको कुछ भी डांटा, घर में कुछ भी समझाने के लिए बात किया, कहीं जाने से मना किया, तो बच्चियां क्या होती हैं कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो उनसे बातचीत करता है, जो उनको बातचीत में उनकी बारे में ही उनकी बात करता है। उनमें पेरेंट्स होते हैं, वो समझाने के लिए बच्चे का भविष्य बनाने की बात करते हैं। अगर वो उनसे थोड़ा प्यार में बात करते हैं तो हम लोग क्या होता है, उससे सारी बातें साझा करने लग जाते हैं। उसे अपने घर की परेशान कर रहे हैं पेरेंट्स, ये सब चीजें जब वो हमारी वीकनेस जान जाता है, वो वहीं पर वो हमें जानता है कि यहाँ पर ये कमजोर है, वो लगातार हमारे संपर्क में रहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो माँ-बाप आपको समझाना चाहते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं, और वो उनके, जिसे हम प्यार कहें, जो भी मोहब्बत कहें, उनके साथ उस दोस्ती में बंध जाती हैं। और जब वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जहाँ पर आप, मैं इसमें केस में देख रही थी, रोजाना जब साथ रहते हैं माँ-बाप, इसीलिए देखा होगा आपने, जब रिश्ता करते हैं तो जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं, क्योंकि जब दोस्ती में आप लंबा समय तक रहते हैं, किसी ना किसी बात पे विवाद भी होता है, झगड़ा भी होता है, वो एक बड़ा रूप ले लेता है। और वहां पर हमें अपनी बेटियों को थोड़ा-सा समझना भी होगा कि कहीं न कहीं वो हम जहाँ बेटों को, अपनी बेटियों को रोज हम शिक्षा दे तो रहे हैं, पर हमें साथ-साथ अपने बेटों को भी ये ज्ञान देना होगा कि कहाँ वो जिसके साथ भी दोस्ती कर रहे हैं, उसको एक रिश्ते को एक पवित्रता के साथ निभाएँ। आप उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत ना करें जो कहीं न कहीं दूसरे पर विश्वास खत्म होता है। जैसे मैं इसी केस में, श्रद्धा के केस में देखती हूँ कि कहीं न कहीं अगर उस लड़की ने उस पर विश्वास किया, भरोसा जताया, तो आज उसका भरोसा टूटा है। तो इससे और सारे लोगों को सीखना होगा। हमें ऐसे अनजान किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं, कोई भी अपनी इतना लंबे समय तक। और मैं देखती हूँ कि कई बार माता-पिता समझाना भी चाहते हैं, पर उस समय हमारे ऊपर एक जुनून सा सवार होता है कि शायद लगता है कि ये एज में हम भी रहे हैं, पर जैसे-जैसे समय के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो तब समझ में आता है, और मुझे लगता है तब तक बहुत देर हो जाती है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अभी ना क्या चल रहा है कि हम सारे सेलिब्रिटीज़ को देख के जो भी हमें अच्छा लग रहा है, उसको हम रोल मॉडल मानते हैं। हमें ऐसे चीज़ें सामने लानी पड़ी जिन्होंने अपने-अपने ज़िंदगी में
पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाया, एक अच्छा रोल मॉडल बने, वो हमारे सामने अभी ऐसे महापुरुषों की कहानियां आजकल नहीं सुनाई जाती हैं बच्चों। तो स्कूल में भी हमें थोड़ा इस तरह का एनवायरनमेंट देना होगा जिससे बच्चों को कोई ऐसे रोल मॉडल आए, क्योंकि वो जो बाहर की दुनिया को देखते हैं उससे चकाचौंध हो जाते हैं, उसी धुन में वो चलने लग जाते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा पेरेंट्स की बात बच्चों को भी सुनना चाहिए, और बचपन से ही अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ हर विषय पर चर्चा करें, एक दोस्त के रूप में उनसे बात करें, और उन्हें हर चीज में डांटे भी नहीं, इतना भी मत करें कि वो आपसे अपने मन की बात कहना बंद कर दे। ऐसी परिस्थिति में जब वो बात करना बंद कर दे माता पिता से, तो बाहर की दुनिया में वो अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, और जो मुझे लगता है कि उनको जरूरी नहीं कि सही राय दे पाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे घटना यही रहती है कि 1-2 दिन में रिश्ता नहीं बनता, लंबा समय लगता है। उस बीच में अगर माता पिता भी बीच में उनको समझा पाए, उनकी समझ पाए, तो शायद इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बॉन्डिंग बहुत आवश्यक हो गई है पेरेंट्स की और बच्चों के बीच में, लगातार आपस में डिस्कस करना। और नीलम जी के पास मैं आता हूँ। नीलम जी, जैसे आपने सुना कि मनविंदर जी ने और अनिता जी ने जो बताया कि जो आज परिवार के अंदर एक बॉन्डिंग की बड़ी कमी हम देखते हैं पेरेंट्स और बच्चों के अंदर, कि अंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं उनकी कमजोर हो रही है आपस में, और बच्चे भी अपनी बात नहीं कह पाते हैं, और ना माता पिता बच्चों से वो रिश्ता कायम रख पाते हैं कि जो आपस में एक दूसरे के जो विचार हैं या कोई ऐसी मन में कुछ नया चीज पैदा हो रही है तो उसके बारे में ओपन डिस्कशन कर लें बैठ के। तो इसलिए बच्चे छिपाते भी हैं। और समाज में जैसा कि अनिता जी ने कहा कि रोल मॉडल के नाम पर आज हमारे सामने ऐसी इंडस्ट्री के लोग हैं जहाँ पर नैतिकता मतलब बड़ी एकदम से कोई मायने नहीं रखती, जिस तरह की आज। हाँ, और जो एक कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, या जो भी इस तरह का साहित्य आज बच्चे पढ़ने से कहीं ना कहीं अपने को दूर कर रहे हैं, और माता पिता भी वो साहित्य बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं कि जिससे वो प्रेरणा ले सकें, किस तरह के आइकॉन रहे हैं समाज के अंदर, देश के अंदर। तो आप क्या सोचती हैं किस तरह की परवरिश माता पिता को बच्चों के प्रति रखनी चाहिए, और आपस में के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या मतलब क्या सोचते हैं इस विषय पे आप? देखिए, ऐसा है कि आजकल एक तो आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन, नंबर 2 कि वर्किंग पेरेंट्स, आजकल माता पिता दोनों काम पर जाते हैं, बच्चे घर पर अकेले होते हैं या तो सर्वेंट के हवाले होते हैं। तीसरा इंटरनेट और एनवायरमेंटल वातावरण, आज वातावरण ही ऐसा हो चुका है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो कि हाँ बच्चों की परवरिश में बाधा डाल रहे हैं। बच्चे माता पिता अपना सारा समय तो बच्चों को नहीं दे पाते आजकल, बिकॉज ऑफ देयर बिजीनेस की वर्किंग व्यस्तता के कारण, और ज्यादातर बच्चे नौकरों के हवाले से पलते हैं। तो इसलिए थोड़ा पेरेंट्स को भी है कि अपना ध्यान जो है वो बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ रहने का कोशिश करें, अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो बच्चों को देने का कोशिश करें। तो एक तो पेरेंट्स का थोड़ा ये है कि उन्हें बच्चों की परवरिश की तरफ पूरा, मतलब बच्चे जैसा बेस बनेगा, बेस बचपन से जैसा आप बच्चों का पालन पोषण करेंगे वैसा ही बच्चा बड़ा होकर बनेगा। तो ये पेरेंट्स का है थोड़ा। और दूसरा एक और मैं आप यहाँ एक और इशू में महिला हिंसा के लिए ऐड करना चाहूंगी कि यहाँ एक हमारे समाज जो है, इंडियन भारतीय समाज जो है, उसमें एक सामाजिक डर नाम की एक चीज है। उसमें सेक्सुअल हरासमेंट भी एक प्रकार की हिंसा है। तो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कि जो पुरुषों द्वारा या सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो चुप रह जाती है, बात नहीं करती आगे कि। तो मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट के हवाले से आपको यहाँ उदाहरण पेश करना चाहती हूँ कि उनके पास अगर 10 केसेस लड़कियां, छोटी बच्चियां, मैं नाबालिग बच्चियों की बात कर रही हूँ, नाबालिग बच्चियां पेट की दर्द की शिकायत लेकर उनके पास आती हैं, जब वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो 10 में से 4 बच्चियां गर्भवती होती है, और वो माँ बाप को पता नहीं होता इस बात का। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहीं रजिस्टर नहीं होते सामाजिक डर के कारण, कि समाज में डर है, बेइज्जती हो जाएगी, ये भय रहता है पेरेंट्स को। और वो जो उनके साथ दुष्कर्म करने वाले होते हैं वो उनके निकट संबंधी ही होते हैं, और इस प्रकार उनमें एक उनकी हौसला बढ़ता जाता है। जब वो केस रजिस्टर नहीं होता है तो हौसला बढ़ता जाता है, और इस प्रकार के ये अपराध जो है वो ज्यादा से ज्यादा पनपते जाते हैं। तो एक ये सामाजिक डर जो है, सामाजिक भय जो है, वो खत्म करना बहुत जरूरी है अगर महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकना है तो। आपने कहा सामाजिक डर को रोकना बहुत जरूरी है।
और मनविंदर जी से आपने बिल्कुल। सुना, नीलम जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया, तो जिस तरह से उन्होंने एक उदाहरण दिया, तो वास्तव में समाज के लिए चिंता का विषय तो ही, और ये सच्चाई है, समाज की ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको हम लोग बिल्कुल। नकार नहीं सकते हैं इसको। और लगातार ऐसे सूचनाओं के समाचार और अखबारों में भरे रहते हैं। यही डर एक सितारा है कि समाज के की दिशा में जा रहा है। तो मनविंदर जी से आपने रिपोर्टिंग के दौरान देखा भी, आपने अपने वक्तव्य में कहा भी था कि आपने बड़ा नजदीक से इन चीजों को देखा है। तो जो सामाजिक परिवेश में जो इतना बदलाव आ गया है, हिंसा या अपराध, ये तो हमेशा अनेक वर्षों से लगातार होते आए हैं और पूरी दुनिया में होते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय समाज का सिद्धांत रहा है महिलाओं के प्रति, एक बड़ा सम्मान का सिद्धांत, चाहे आदिकाल का काल हो या वर्तमान का काल हो, तो हमेशा हर काल में महिलाओं को हमेशा माना सम्मान दिया गया, पूजा गया है। और भारतीय समाज तो ऐसी अनेक महिलाओं से की कहानियों से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर महिलाओं ने अपने साहस से, अपने पराक्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने कौशल से समाज का और देश का नाम रोशन किया है। उसके बावजूद भी आज महिलाओं के प्रति जो दकियानुसी सोच है, जो हिंसा वाली सोच है, यह समाज को किस दिशा में ले जा रही है, इसका निदान, जैसे अनिता जी ने कहा कि बच्चों को एजुकेट करने की बहुत आवश्यकता है, लड़की भी चाहे लड़का हो, दोनों को एजुकेट करने की बहुत आवश्यकता है। आपका क्या इसमें मानना है, क्या आपकी सोच है मनविंदर जी? प्रशांत जी, जहाँ तक बात हिंसा की है, उसमें भी मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे कि नीलम जी ने कहा कि परवरिश, तो परवरिश एक किसी ने ऐसे नहीं कहा कि सबसे पहली जो पाठशाला होती है वो घर से होती है और माँ उसकी टीचर होती है। लेकिन इस बात को अगर इस तरीके से देखें कि अगर बच्चे उस टीचर का कहना ही नहीं मान रहे हैं तो पेरेंट्स फिर क्या करें? आजकल मैंने आगे भी कई मंचों पे ये बात की है कि कुछ अगर मुश्किल काम है तो वो है पेरेंट्स बनना। पेरेंट्स बनना सबसे मुश्किल काम आज की तारीख में हो गया, क्योंकि इतना बच्चों के सामने इतना बड़ा दुनिया उनके हाथ में है, सब कुछ देख रहे हैं वो, और हर बात के लिए वो माँ बाप को चुप करा देते हैं। जैसे कि फिर वही बात घूम के आती है, श्रद्धा के फादर ने अपनी जो FIR है उसमें ये कहा हुआ है कि मेरी लड़की को जब मैंने रोका तो उसने कहा कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। राइट? अब यहाँ पे दोनों तरफ से एक बात है, उसने ये बात कह दी और उसके बाद माँ बाप ने गुस्से में आके निश्चित रूप से उसे ये कहा होगा जो उन्होंने FIR में नहीं लिखाया, जैसा कि सब चीजें संकेत दे रही हैं, उसके साथ उन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी। वो बातचीत बंद करने की वजह थी समाज का डर। समाज के डर से उन्हें ये था कि हमारी लड़की लिव इन में रह रही है, दूसरे समुदाय से वो लड़का आता है, उसके साथ रह रही है, तो लोग क्या कहेंगे, उन्होंने बातचीत करनी बंद कर दी। मैं समझती हूँ अगर उसके पेरेंट्स उसके साथ बातचीत करते होते तो शायद वो अपनी बात कहती, तो ये इतना बड़ा क्राइम नहीं होता जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे क्राइम तो ऐसे ही हो जाते हैं। बाकी देखिए बहुत सारे और भी क्राइम है, हम क्राइम सिर्फ इसी तरीके के नहीं ले रहे कि हम बड़े बच्चों की क्राइम की बात करें। अनीता जी अच्छा से जानती हैं कि कैसे गर्भ में महिलाओं के साथ क्राइम होता है। पैदा होने से पहले ही लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है, और कुछ लोग तो लड़कियों के पैदा होने को अपने सम्मान के साथ जोड़ते हैं। मुझे तो हैरानगी होती है ऐसे लोगों की सोच पर कि वो कैसे ये मानते हैं कि बेटी का होना जो है उनके फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए एक मतलब बेइज्जती की बात है। अरे जिस बच्ची ने बहुत कुछ करना है आगे जाकर के, हमारे देश की कई ऐसी महिलाएं गवाह हैं, हम 3 महिलाएं जहाँ बैठी हुई हैं, आपसे हम बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर हमारे माता पिताओं ने हमको गर्भ में ही मार दिया होता तो आज आपसे बताइए कौन बात कर रहा होता। ये भी एक अपराध है, ये भी वही सोच का अपराध है ना, कि मतलब हमें इस दायरे से निकलना होगा कि लोग क्या कहेंगे। हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद माता पिता कहीं ना कहीं उसको सब कुछ बताते भी हैं, फिर भी वो भरोसा नहीं कर पाते। तो चीजें
आज की तारीख में बिल्कुल मैस हो चुकी हैं। माने उनमें से हम उसका सिरा कहाँ से पकड़ें, कहाँ से हम उसको सलूशन उसका ढूंढे, स्थिति अब ये आ चुकी है। सब तरफ से सब तरह के क्राइम सामने आ रहे हैं। दकियानूसी जो परंपराएं हैं उनके कारण, लिंग भेद के कारण, तमाम सारे रीजन हैं जिन पे हम आप सब बात कर रहे हैं। जी इस बात भी मैं कहूंगी कि अनीता जी इस पे ज्यादा विस्तार से जी जी रोशनी डाल सकेंगी। जी 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 सही, ठीक है। आपने बहुत विस्तृत तरीके से विषय को रखा और अपनी जो आपकी चिंता है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आपने बड़े सही तरह से उसका विश्लेषण भी किया। अनीता जी से आपने सब वक्ताओं, दोनों वक्ताओं को सुना और दोनों ने ही जो चिंता है अपनी व्यक्त की, किस तरह से हमारा समाज दिशा में जा रहा है। तो महिलाओं के क्योंकि अधिकारों के प्रति आप बड़ी सजग रहती हैं, आपने उनकी चिंताओं से सीधा रूबरू भी रही हैं आप महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो ऐसे क्या कानून में ऐसे क्या प्रावधान है, कुछ ऐसी क्या सिक्योरिटी के ऐसे क्या रूल्स हैं जो महिलाएं उसका उपयोग कर सकती है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आज भी हम देखते हैं समाज में अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ हैं। जो कानून के द्वारा महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो अधिकार मिले हुए हैं, उसको वे जानती नहीं है और हिंसा को सहन करती रहती हैं। चाहे वो श्रद्धा वाला केस हो या उसके अलावा जो अन्य केस सामने आते हैं रोज, तो वो हिंसा को भी सहन करती हैं क्योंकि शायद उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। तो समाज में ऐसी क्या आवश्यकता है या प्रशासन सरकार के द्वारा क्या आवश्यकता है जो महिला को सजग भी कर सकें और उन्हें ऐसा एक इच्छा शक्ति उनके अंदर प्रबल कर सकें कि वो किसी भी हिंसा का विरोध अच्छी तरह से कर सकें? अनीता जी। प्रशांत जी, सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, बहुत सारी हेल्पलाइंस बनाई हैं और अब बहुत ज्यादा जागरूकता के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं और हम भी इसमें काफी प्रयास कर रहे हैं। तो पानी देना बेटा जरा। मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि अभी पिछले 2007 से मैं जो बच्चों की हेल्पलाइन चला रही हूँ, पहले हमारे पास केसेस नहीं आते थे, लोग खुल के अपनी बात नहीं रखते थे। एक इस तरह का माहौल बना स्कूलों में जन जागरूकता कार्यक्रम जिसमें हमने चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, जिसमें कि आप चुप ना रहें, क्योंकि क्या होता है हमारी ये योजनाएं, ये हेल्पलाइन तभी कारगर होंगी जब आप अपनी समस्याएं इस पर लाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और निश्चित रूप से उन्हें समाधान भी दिया जा रहा है। बहुत सारे केसेस अब रजिस्टर्ड होने लगे हैं। पहले आप देखेंगे बहुत सारे केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे। इसमें दूसरा एक और पक्ष भी है कि कई बार गलत केसेस भी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि हम इस पर झूठा आरोप लगा देंगे किसी पर, हमें ये सरकार का लाभ मिल जाएगा, ये योजना का लाभ मिल जाएगा। पर सरकार भी अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन चीजों को देखती है, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। और जैसे आज ये चर्चा चल रही थी कि हमें समाज का डर, मुझे तो लगता है कि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं उन्हें मानसिक रोगी का नाम दूंगी, जो इस तरह छोटी-छोटी बच्चियों के साथ भी गलत काम करते हैं, जो बोलना नहीं जानती हैं, जो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं की जा रही हैं, जैसे बहुत केसेस हमारे पास भी आते हैं। उस व्यक्ति की हमें लगता है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, उसकी फोटो आनी चाहिए अखबार में, जब व्यक्ति को लगे कि हाँ बदनामी का डर है। अभी लोगों को लगता है कि अरे हमने कुछ भी किया, होने कुछ नहीं वाला है। जब ये डर खत्म हो जाएगा, लोगों के अंदर एक भय का माहौल आएगा कि अगर ऐसा करने वाले व्यक्ति को सजा मिलेगी, समाज में उसका अपनी सब जगह से बहिष्कार किया जाएगा। जब ये वाली बात रहेगी, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसके अंदर डर रहेगा कि आप कहीं सरकारी नौकरी नहीं कर पाएँगे, आप कहीं पर भी कोई भी अच्छे जगह आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। ये सारे नियम अगर हम एक बार देखें, कि ये सब उनको चुनौतियाँ उनके सामने आएँगी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा एक अच्छा नौकरी हो, अच्छा घर हो, अपना जीवन यापन करे, पर यहाँ पर वो बैरियर लग जाए कि आपको ये सारी कैटेगरीज में आप कभी इसका लाभ नहीं उठा पाएँगे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएँगे, तो तब व्यक्ति को डर लगता है कि हाँ, मेरी जो है स्थिति खराब हो जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी में अगर एक ही गलत काम करता हूँ, तो उसका बहुत ज़्यादा खामियाज़ा मुझे और मेरे साथ-साथ मेरे परिवार को भी भुगतना पड़ेगा और समाज में हमें एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। एक तो ये बात है समाज में होना चाहिए। दूसरा, जैसे अब बात कही जा रही थी कि पेरेंट्स की, आज की समय में मैं देखती हूँ कि बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को सँभाल नहीं पा रहे हैं। वो एक ऐसा दृष्टिकोण है कि उनको लगता है कि आप हमारे बच्चे की काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि माता-पिता अपने बच्चे को जितना बेहतर समझते हैं, उतना हम भी नहीं समझ पाएँगे। पर क्योंकि उन दोनों का शुरू में एक कम्युनिकेशन गैप रहा, बच्चे को समझने में, अपने बच्चे के साथ मुझे लगता है बचपन से अगर बात नहीं करेंगे और आप बड़े होके सोचे कि वो आपको सारी बात बताएगा, तो शायद ऐसा असंभव है। बचपन से ही वो हमें तालमेल बिठाना पड़ेगा और जब वो पेरेंट्स हमें कहते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं सुना, कभी-कभी बड़ा अचरज भी होता है कि आज के समय में पेरेंट्स ही कन्फ्यूज़ हुए हैं। आज हम चाहे कितने बड़े घर बना लें, बड़ी गाड़ी ले लें
और मुझे लगता है कि अगर अपने बच्चों को हम सही परवरिश नहीं कर पाए, संस्कार नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है सारा व्यर्थ है। तो आज के समय में असली कमाई सिर्फ ये है कि हम अपना नौकरी के साथ हम आगे बढ़ें, तरक्की करें, नो डाउट उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर उसके साथ-साथ हमें अपने बच्चे को जो मॉरल वैल्यूज़ का पाठ पढ़ाना है, अगर दिन में आप 2 घंटे भी अपने बच्चे के साथ बैठकर बात करते हैं, उसको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कुछ चीज़ें बताएँ, समझाएँ, उनकी बात भी सुनें। क्योंकि बच्चा भी अपने उसके मन में बहुत सारी, जब वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, बहुत सारे प्रश्न घूमते रहते हैं। उसको अगर सही जगह पर से उनके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पाएगा, तो वो अपने मन में वो इतने सारे प्रश्नों को लेकर बाहर समाज में घूमता है, अलग-अलग लोगों से मिलता है। तो वो हमें क्यों ना पेरेंट्स ही उस बात को लेकर के चर्चा करें। 1-2 घंटा ज़रूर मुझे निकालना चाहिए, पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि 24 घंटे में देखिए हम सबके पास सिर्फ वही समय है। हमारे जी प्रधानमंत्री जी जी 24 घंटे में बहुत काम कर रहे हैं। हम सबके पास वही समय, तो मुझे लगता है कि हमको भी 2 घंटे अपने बच्चों के साथ बैठ कर के चर्चा करनी चाहिए। सारा इकट्ठा परिवार बैठे। पहले आपने देखा होगा जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। र शाम का समय जब खाना वगैरह बनता था, परिवार के सब लोग बैठ के, दादा-नानी, सब लोग, दादी बैठकर कहानियाँ सुनाते थे, बच्चों से बातें करते थे। तो आज वो परिवेश भी खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है जब भी हमें समय मिलता है, बच्चों को अपने जॉइंट फैमिली के पास भी जाना चाहिए, उनके बीच में कुछ समय बिताना चाहिए, क्योंकि अभी ना उनकी शेयरिंग की आदत भी खत्म हो गई है। वो हम हमेशा सिंगल चाइल्ड है, तो अकेला रहते हैं, तो वो कहीं किसी के साथ शेयरिंग नहीं करता। मुझे लगता है ये सब छोटी-छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारा चारों तरफ एक ऐसा एनवायरनमेंट चल रहा है, चारों तरफ ऐसा माहौल है, हर माता-पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो वो एक चिंतित रहता है, ट्यूशन भेजता है तो वो एक चिंता में रहता है, और हर जगह माँ-बाप उसके साथ बैठ नहीं सकते, उसके साथ ट्यूशन नहीं, इस पर हमें थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, तो शायद बदलाव आने की संभावना है। बिल्कुल, आपने बहुत ही विस्तृत तरह से और सार्थक तरीके से बताया कि किस तरह से ज़रूरत है कि परिवार के अंदर जो एक कम्युनिकेशन गैप है उसको भरा जाए और परिवार के जो वैल्यूज़ हैं, फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, जो संस्कार हैं उनके पूर्वजों के, बड़ों के, वो सब बच्चों को कम से कम बताना ज़रूर चाहिए। और जितना ज़्यादा बच्चों को परिवार के साथ टाइम बिताने की उन्हें एक आदत डाली जाए तो उससे बहुत सारी जो समस्याएँ हैं वह रुक सकती हैं और दूर भी हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपने बताया कि किस तरह से साथ में कानून का जो एक प्रावधान है वो भी उपलब्ध हैं सब महिलाओं के लिए, उनकी हिंसा को रोकने के लिए। तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे क्योंकि हम थे। मैं मुझे तो एक लगता है बात कहना कि चाह रही थी। जी, जी। मैं ये सोचती हूँ हमेशा कि हम अपनी लड़कियों को ये कहकर के चुप करा देते हैं कि नहीं तुम्हारी कोई गलती होगी, तुम ही गलत होगी। कभी-कभी लड़कियों को समझना भी चाहिए कि वो हमेशा गलत नहीं होती हैं, उनकी बात को भी सुनना चाहिए। क्योंकि लड़की ने अगर ये कहा कि आज स्कूल में मुझे किसी ने कुछ कहा है तो झट से माँ बोल देगी कि नहीं नहीं तुमने कुछ शैतानी करी होगी, कल से तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ लड़कियों के साथ हो सकता है, लेकिन उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमारी जो सोसाइटी है हमेशा महिलाओं के चरित्र पे उंगलियां उठाते हैं, जिससे मतलब एक प्रेशर सा बना रहता है महिलाओं के मन में, लड़कियों के मन में, कि बदनामी और बेइज्जती जैसे जो शब्द हैं वो उनके साथ साथ चलते रहते हैं। अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और इस कश्मकश में कई बार उनके साथ अत्याचार हो जाता है। कई बार वो मजबूर हो जाती हैं कि वो जो नाइंसाफी है वो सहती रहती हैं। तो ये पेरेंट्स को इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। जी, जी, जी। प्रशांत जी। जी, जी, जी। अनिता जी आप भी कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं ऐसे ही कुछ चीज़ें कहना चाह रही थी। मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रयास करना होगा, और ये जो हम जो जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ़ एक यही उद्देश्य है, और आपने एक इस तरह का एक मंच दिया, मुझे लगता है लगातार ऐसे कहीं-कहीं मंच पर हमें चर्चा करनी होगी, और स्कूल में भी हम ऐसा एडवाइस देते हैं कि पेरेंट्स के साथ जब आप अपनी पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, उसमें 15 मिनट का सेशन कभी-कभी ऐसा रखना चाहिए कि उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स भी समझे कि उनके क्या दायित्व है, हम बच्चों पर थोपते हैं, और जैसा आपने बताया अभी मनविंदर जी ने एक बात कही कि बच्चियों को हमें उनकी बात सुननी चाहिए। इसी के संदर्भ में कहना चाहूँगी कि हम लोगों के पास एक छोटा-सा मूवी, कोमल मूवी है। हम स्कूल में बच्चों को उसी भाषा में कोमल मूवी दिखाते हैं। उस कोमल में मूवी में दिखाया गया है कैसे वो बच्ची अपने माँ-बाप से बात करना चाहती है, पेरेंट्स उसकी बात सुनते नहीं हैं। ये एक मैसेज अगर हम बच्चों के साथ शुरू से, बचपन से देना लगते हैं, गुड टच, बैड टच के बारे में उन्हें बताएँ, तो निश्चित रूप से वो पहले से एक मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें सही हैं, उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों के साथ समय बिताना तो बहुत आवश्यक है और बच्चों को बताना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है।
नीलम जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं आखिर में? कोई ऐसा कोई रिमार्क, कोई आपको सुझाव ऐसा कुछ है आपके पास, कुछ कहना चाहती हो नीलम जी? हाँ, इसमें यही है कि समय समय पर पेरेंट्स की काउंसलिंग भी जरूरी है, कि पेरेंट्स को भी बताना जरूरी है कि कैसे वो अपने बच्चों को बाहर का जो आजकल का एक जहरीला एनवायरनमेंट है उससे दूर रखें। तो यही है कि काउंसलिंग टाइमली हो और बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया जाए। जी जी बिल्कुल। और समाज की भय जो है उसे मुक्त किया जाए कि ये समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आकर सामने आकर वो बात अपनी रखिए। आजकल जी तो जी सोशल मीडिया है, आजकल तो कहीं भी बच्ची अगर कुछ गलत होता है तो कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी बात रख सकती है, जिससे कि जो भी अपराध करने वाला व्यक्ति है वो दोषी पाया जाए। बिल्कुल सही प्रशांत कहा जी, आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। जी प्रशांत जी, जी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी अगर इसको लाइव जो सुन रहे हैं, अगर 1098 पे कोई भी कॉल करते हैं, सबसे बड़ी बात है इसमें पहचान गुप्त रखी जाती है। आपकी पहचान उजागर नहीं होती है और आपको पूरी तरह से मदद मिलती है। लोगों का इस पर बहुत भरोसा भी है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी मैं अपने सुनने वाले श्रोताओं तक पहुंचाना चाहूंगी। तो इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। और ये चर्चा आज इसलिए आयोजित की गई समाज इंडिया के मंच पर, क्योंकि महिलाओं के प्रति जिस तरह समाज में हिंसा बढ़ रही है, यह वाकई चिंता करने वाली बात है। और इस मंच पर, इस परिचर्चा में हमने समाज की उन 3 महिलाओं को इसमें जोड़ा, इसलिए जोड़ा क्योंकि इन महिलाओं ने अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से समाज में वह मुकाम हासिल किया है जिसका सपना हर कोई देखता है। लेकिन इसके पीछे इनका समर्पण रहा है, इनकी मेहनत रही है। और ये समाज के लिए एक आदर्श महिला के रूप में, ऐसा मैं मानता हूँ कि, और हमारे आज आवश्यकता भी यही है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को प्रॉपर एक एजुकेशन देने की जरूरत है। और समाज के मूल्यों की उन्हें के बारे में उन्हें एजुकेट करने की बहुत आवश्यकता है। महिला के प्रति हिंसा होना केवल महिला का दोष नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग भी है जो उस हिंसा को बढ़ावा देता है, जो हिंसा को करता है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि लड़की लड़का दोनों को बचपन से ही वह वैल्यूज बताए जाएं, वह संस्कार दिए जाएं, जिससे कि वह समझे कि लड़की के बस सम्मान उतना जरूरी है जितना लड़के का सम्मान है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए नीलम जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वो सीधे हिमाचल से आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनविंदर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वो अभी इस समय मुंबई में है, अपने वहाँ पे छुट्टियां बिताने गई हुई बच्चों के साथ, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अनीता राणा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका भी शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, बहुत सारे अनेक चीज़ों में वह जुड़ी रहती हैं। तो आप तीनों का मैं संवाद देने के मंच पर पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने सभी दर्शकों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि सामाजिक चिंतन का जो विषय है, यह समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आप सभी सोचें और अपने अपने स्तर से समाज में महिला की सुरक्षा के प्रति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सार्थक कार्य करें, जिससे महिला हमारी सुरक्षित रहें, उनके प्रति जो हिंसा हो रही है वह कम हो जाए। और साथ ही अपने बच्चों को भी एजुकेट करें, जिससे कि वह एक अच्छे नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ें। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमारा भी उत्साहवर्धन करें, जिससे कि हम और अच्छी चर्चा आपके सामने लाने के लिए प्रेरित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। थैंक यू।